नमस्कार, आप देख रहे हैं द पर्सपेक्टिव। आज हम लोग बिहार की इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार का पहला चरण की मतदान हो चुकी है और इसी बिहार इलेक्शंस को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिनंदन मिश्रा जी। सीधा अभिनंदन मिश्रा जी से पूछते हैं, जो कि बिहार इलेक्शंस को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं। पहला चरण इलेक्शन होने के बाद और ओवरऑल बिहार इलेक्शंस में आपका क्या असेसमेंट है? फर्स्ट फेज में 71 सीट्स पे मतदान हो चुका है और जैसा मेरी बात हुई है बीजेपी में, आरजेडी में, जेडीयू में, दोनों पार्टियां क्लेम कर रही हैं कि उनको ज़्यादा सीट्स आ रही हैं। पर मेरा जो आकलन है उसके हिसाब से एनडीए थोड़ा पिछड़ गई है इस फेज में और उम्मीद ये की जा रही है कि बाकी के दोनों जो फेज है, एक थर्ड नवंबर और जो 7 नवंबर को है, जिसमें 192 सीट्स होंगी इन दोनों फेज को मिला के, उसमें एनडीए अच्छा करेगी। पहले फेज में अभी एडवांटेज ग्रैंड अलायंस है। और आप कह रहे हैं एडवांटेज ग्रैंड अलायंस है, बट ये एडवांटेज ग्रैंड अलायंस किस लिए आपको लगता है कि पहले चरण के बाद जो आप कह रहे हैं ग्रैंड अलायंस एडवांटेज में है? आप व्हाई आर यू सेइंग दैट? उसका दो तीन रीजन है। पहला ये रीजन है कि जो ये इलेक्शन अभी जिस धर्रे पे चल रहा है वो है नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार की जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसके बेसिस पे तेजस्वी यादव को फायदा मिल रहा है। और जो सेकंड रीजन ये था कि जो एनडीए के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो फर्स्ट फेज में नहीं था। एनडीए में आपको पता है मेन दो पार्टनर हैं, जेडीयू और बीजेपी। और जैसा मेरी बातचीत हुई जेडीयू और बीजेपी में, दोनों ने माना कि उनका इतना कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहा फर्स्ट फेज में, क्योंकि कंफ्यूजन रहा कि एलजेपी जो है, जो एनडीए की पार्ट थी बिहार में भी और सेंटर में भी, बाद में वो बिहार में अलग हो गई है और उसने जेडीयू के अगेंस्ट में कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। तो उससे कंफ्यूजन ये हो गया वोटर्स में और पार्टी के दोनों साइड, जेडीयू और बीजेपी के वर्कर्स में, कि सपोर्ट किसको करना है। तो मेन कोऑर्डिनेशन की कमी रही फर्स्ट फेज में। दूसरा, मोदी जी का जो रैली, 2 बार रैली हुआ है और दोनों में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिखा। स्पेशली फर्स्ट में जो रिस्पांस, फर्स्ट जो उनकी रैली थी ससाराम में और 2 जगह और, वहां पे तो काफी ही शांत रिस्पांस था वर्कर्स का। तो ये रीजन है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि एनडीए थोड़ा सा बैकफुट में है और इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, सो इज इट बिकॉज ऑफ द 15 इयर्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी जो नीतीश कुमार जी देखिए मेन है? इस मतलब जी इस जी, मेरा इलेक्शन प्रश्न में, हाँ मैंने आपका प्रश्न समझ लिया, सुन लिया। मैं जवाब देना चाह रहा हूँ उस पर कि जो मेन इस इलेक्शन में एक ही मुद्दा है, एंटी नीतीश वोट्स और प्रो नीतीश वोट। उसका बस एक रीजन यही है कि उनका जो 15 साल का शासन रहा है उस पे जनता डिसाइड कर रही है कि इनको और 5 साल देना है कि नहीं देना है। और क्योंकि तेजस्वी ने अपने आप को काफी हद तक एस्टेब्लिश कर लिया है, एक सेपरेट एंटिटी हु सेपरेट फ्रॉम हिज फादर, उनका वो ट्राई कर रहे हैं कि उनका एक इमेज जाए कि वो जो उनका स्लेट क्लीन है, उनका बैगेज नहीं है, जो 15 साल के बैगेज उनकी मदर और फादर का उनके साथ जुड़ा जाता था। इस बार उसको उन्होंने काफी हद तक हटा दिया है। मेरी कल उनसे बात भी हुई, इंटरव्यू भी किया मैंने उनका, तो उन्होंने काफी इस चीज पे उन्होंने फोकस किया पूरे कैंपेनिंग के दौरान कि उनको एक सेपरेट एंटिटी के रूप में देखा, वोटर्स देखे। और एक और चीज किया उन्होंने कि उन्होंने पूरा इलेक्शन अपना नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रखा है, जो कैंपेनिंग रहा है, ना कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में। उसका सिंपल रीजन यही है क्योंकि बिहार में अभी भी नरेंद्र मोदी के लिए, पीएम नरेंद्र मोदी के लिए काफी अट्रैक्शन है, बट उतना अट्रैक्शन नीतीश कुमार के लिए नहीं है। तो इसलिए तेजस्वी यादव ने अपना पूरा कैंपेन लोकलाइज रखा है अगेंस्ट, ही इज बेसिकली अटैकिंग द 15 इयर्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी, 15 इयर्स ऑफ द रूल ऑफ नीतीश कुमार, जिसपे इसलिए उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में अभी, जो कि और बढ़ गई है आफ्टर कोविड-19 का लॉकडाउन जो हुआ है। जी
जी, क्या आपको अभिनंदन जी आपको लगता है अगर बीजेपी इस चुनाव में अकेले लड़ते, नीतीश कुमार के साथ नहीं लड़ते, तो बीजेपी वुड हैव हैड अ फेयर चांस ऑफ कमिंग टू पावर और डू यू थिंक ये कुछ देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बीजेपी गोइंग अलोन? सेकंड क्वेश्चन का पहले जवाब दे देता हूँ। एक धारणा है कि 30% जो वोट बैंक है, जिसको ईबीसी वोट बैंक कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, वो एक धारणा है कि वो नीतीश के साथ ही रहती है। ओके। तो 30% आप वो निकाल लीजिए, 30-35% आपके यादव और मुस्लिम वोटर्स हैं। जी। तो ये दोनों मिला के 65% का ब्लॉक हो गया। और बीजेपी का आपने देखा होगा कि हमेशा, आप पिछले 20-25 साल का वोट का उनका देख लें, वोट शेयर, वो जी। हमेशा उनका 25 से 32 के बीच में रहा है। कभी 26 हुआ है, कभी 32 हुआ है, बट उससे ना आगे हुआ है, बढ़ा है, ना कम हुआ है। तो बीजेपी 2015 में अकेले लड़ा था, उन्होंने 153 सीट्स पे लड़ी थी और 57 पे जीत पाई थी। तो साइकोलॉजिकली बीजेपी इज अंडर दैट इम्प्रेशन कि वो, उनको एटलीस्ट इस इलेक्शन तक नीतीश की जरूरत है, क्योंकि उनके पास एक फेस नहीं है जो ईबीसी वोटर्स को अपने पास बीजेपी के साथ ला सके। इसलिए उनका जरूरी था एक तरीके से, जबकि नीतीश के साथ लड़ना, जबकि large section of the voters, workers and local leaders wanted the BJP to go alone. पर ओके। सेंट्रल लीडरशिप ने, जिसमें भूपेंद्र यादव थे, उन्होंने कहा कि अभी अकेले जाना ठीक नहीं होगा। एक ओके। और रीजन बीजेपी के मन में ये था कि अगर वो अलायंस तोड़ देते हैं तो नीतीश लास्ट टाइम की तरह आरजेडी के साथ चले जाएंगे और सरकार बना लेंगे। ओके। इसलिए उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश के एंटी इनकम्बेंसी को फैक्टर इन करते हुए इस बार नीतीश के साथ गए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये नीतीश कुमार का लास्ट इलेक्शन है, चाहे पावर में वो आए या ना आए। ओके। तो अभिनंदन जी, चिराग पासवान को लेके इस बार काफी दिलचस्पी देखी गई मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। चिराग पासवान ने had pulled out of the NDA. He said that he will not fight with Nitish Kumar, but he is in an alliance with the BJP. तो ये किस तरीके का अलायंस है? क्या आपको लगता है चिराग पासवान जो पॉलिटिकल गेम वहां पे खेलना चाह रहे थे, क्या वो कामयाब रहे? क्या वो कामयाब होंगे? What is your assessment of चिराग पासवान? चिराग पासवान के कारण एक कंफ्यूजन तो हुआ है वोटर्स में और पार्टी वर्कर्स में, क्योंकि दोनों साइड में, बीजेपी में और जेडीयू में, क्योंकि जेडीयू को अभी तक ये लग रहा है कि एलजेपी, चिराग पासवान जो भी कर रही है वो बीजेपी के कहने पे कर रही है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश मोदी जी की जो 2 रैली हुई है उसमें एक्सपेक्टेड था कि मोदी जी पासवान पे अटैक करेंगे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। रादर he praised Ram Vilas Paswan. He said that I was with him till his last moments. तो वो कंफ्यूजन और बढ़ गया है, और उसके कारण जेडीयू का वर्कर है, उसको लग रहा है कि बीजेपी और एलजेपी में एक टाई अप हो चुका है और वो हमें जेडीयू को हराने के लिए दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पर इनिशियली असेसमेंट चिराग पासवान का गेम प्लान ये है कि उनको अराउंड, उनके हिसाब से, कि 10 से 15 सीट आएगी एंड ही विल इमर्ज एज द किंग मेकर एंड ही विल सपोर्ट द बीजेपी लेड गवर्नमेंट और द आरजेडी फॉर दैट मैटर। पर मुझे नहीं लगता है कि उनका 5 से ऊपर सीट आएगी, मैक्सिमम 7-8 आ सकती है, क्योंकि जितना हल्ला एक मीडिया में उनके लिए है उतना ग्राउंड पर उनका सपोर्ट नहीं है। और उनके फादर की जो अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई उसके कारण उनको इमोशनल सपोर्ट तो मिला है वोटर से, बट वो जो इमोशनल सपोर्ट है वो वोट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। वो वोट काट रहे हैं, आरजेडी का वोट काट रहे हैं, वो जेडीयू का वोट काट रहे हैं। और उन्होंने जहां जहां अपने कैंडिडेट Okay, we had lost you, Abhinandan, in between. There was sort of a technical glitch. So what we were discussing about was about चिराग पासवान. आप कह रहे थे चिराग पासवान के बारे में आपकी आवाज नहीं सुन पाया मैं, आपने क्या कहा? नेटवर्क ब्रेक हो गया था। थोड़ा सा में भी ग्लिच्ड। मैं
ये प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे कि चिराग पासवान के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो आप क्या बता रहे थे कि चिराग पासवान उनका जो राजनीतिक गेम प्लान है उसके बारे में बता रहे थे, तो प्लीज कंटिन्यू। चिराग पासवान ये मान के चल रहे हैं कि उनको 10 से 15 सीट आएगी और वो जेडीयू का नुकसान करेंगे और बीजेपी या आरजेडी के साथ मिलके वो सरकार बनाएंगे, जिसमें वो एक अपनी भूमिका सीएम के लिए पद में देख रहे हैं। बट मेरे हिसाब से इतना उनको सीट नहीं आएगा। सॉरी, उनको मैक्सिमम 5 से 8 के बीच सीट आएगी और जो भी पावर में आए, या बीजेपी आए या आरजेडी आए, मुझे नहीं लगता उनको चिराग पासवान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इमोशनल सपोर्ट ने चिराग पासवान को दिया था उनके फादर के अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद, वो इमोशनल सपोर्ट वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ओके ओके जी, आप ये बताइए, तेजस्वी यादव, आप इतना कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को आपके हिसाब से और आपकी जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से तेजस्वी यादव लेड आरजेडी और उनका जो अलायंस है दे आर एट एन अपर हैंड, तो आप अगर ये कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द एंटी इनकम्बेंसी, बिहार के लोगों ने उनके फादर का 15 years ऑफ रूल देखे हैं, so what is it that Tejasvi Yadav is selling to his voters? क्या उनका क्या इश्यूज है? जो तेजस्वी यादव और उनकी मदर का जो 15 years ऑफ रूल था वो 2005 में खत्म हो गया था जी, 15 साल पहले जी। तो जो अभी के वोटर्स हैं उनको, बहुत लोग को तो पता भी नहीं होगा किस युग की बात की जाती है, उस युग में क्या होता, पढ़ते होंगे तब समझ आता होगा। बट एक उसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई किया है नेशनल मीडिया ने, और बीजेपी भी उसको कर रही है। आप सोचिए, सुशील मोदी जी और बाकी जो सीनियर बीजेपी लीडर्स का जो कैंपेनिंग रहा है, उन्होंने काफी फोकस किया उसमें। बिहार की जनता को ये बताया कि आप अगर आरजेडी को जितवाएंगे तो आपको 15 साल याद करिएगा, पहले जो लालू और राबड़ी के 15 साल थे। वो एक तरीके का नेगेटिव कैंपेनिंग भी है, ये दिखाता है कि आप कितना, बीजेपी कितना घबराई हुई है। और आप, rather than focusing on what you have done for the last 15 years, you are focusing on what your adversary did in the previous 15 years. तो एक माइंड में वोटर्स के वो भी है। दूसरा कि जो नीतीश, ये सब मानते हैं, इवन नेशनल इंडिकेटर्स हैं जितने भी नीति आयोग के पैरामीटर्स हैं, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बिहार सबसे नीचे है जी। नीतीश ने पहले 2005 से 2010 में उन्होंने बेसिक जो जरूरत रहती है, रोटी, सड़क, बिजली, पानी, उस पर काफी काम किया। उसके कारण उनको फायदा 2010 में भी मिला और 2015 में भी इसका फायदा मिल गया। बट उसके आगे जो इन तीनों चीज के आगे वो कुछ कर नहीं पाए। तो तेजस्वी यादव इसी पे फोकस कर रहे हैं। उनको दो चीज का फायदा हो रहा है तेजस्वी को। एक तो जो नीतीश के अगेंस्ट में नाराजगी है जी, जिसके लिए तेजस्वी को मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वो नाराजगी है वोटर्स के बीच में जी। और सेकंड जो है वो कि उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करने की बात की है, उससे उनको काफी फायदा मिल रहा है। ओके ओके, तो क्या बिहार की जनता, यू आर सेइंग, तेजस्वी यादव पे इस बार भरोसा कर रहे हैं? और युवाओं के बीच में अभिनंदन क्या है? क्या उन लोग जैसे नीतीश कुमार जी से तेजस्वी पे ज्यादा है मुद्दा है इस बार का बिहार के चुनाव में, या दैट हैज डाइड डाउन? जो कोविड लॉकडाउन के टाइम पे हमने देखा था, माइग्रेंट क्राइसिस एक मैसिव क्राइसिस हुआ था, तो क्या बिहार में इस इशू को लेके कोई मुद्दा है? आपकी आवाज नहीं सुनाई दी मेरे को, नेटवर्क का इशू था, क्या कहा आपने? मेरा प्रश्न ये था कि इस बार जो माइग्रेंट क्राइसिस का जो मुद्दा रहा कोविड के टाइम पे, बिहार के जो माइग्रेंट वर्कर्स है जो डिफरेंट स्टेट्स में जाके काम करते हैं, उनको वापस जाना पड़ा, एंड दैट एंटायर फियास्को दैट हैपेंड ओवर माइग्रेंट क्राइसिस, इज दैट इशू इन बिहार इलेक्शन दिस टाइम? बिल्कुल इशू है वो, कैसे इशू नहीं रहेगा वो? अभी पुरानी बात तो नहीं है, अभी रिसेंट की बात है। और उसमें से काफी सारे वर्कर्स जो हैं वो अभी भी बिहार में ही हैं जी, और स्पेशली फ्रॉम द यादव कम्युनिटी एंड मुस्लिम कम्युनिटी।
जो बाकी देश में काम कर रहे थे, बाकी स्टेट्स में, वो अब लॉकडाउन के कारण वो वापस आ गया। वो वापस आने के बाद वो बिहार छोड़ के जा नहीं पाए। अपना रीजन भी है उनका, क्योंकि उनकी काफी, जहां भी थे उनकी काफी बेइज्जती हुई है, तो वो वापस नहीं जाना चाह रहे हैं। साइकोलॉजिकली दे आर इन अ ट्रॉमा। सेकेंडली उनको कोविड का भी डर है। तो वो और सबने देखा, हम तुम पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से उनका मिसमैनेजमेंट हुआ उनको लाने के लिए, रादर देन जिस तरीके इतने अच्छे तरीके से यूपी में हैंडल हुआ। बट बिहार में काफी मिसमैनेज हुआ। नीतीश ने मना कर दिया था इनिशियली कि हम नहीं लेंगे वापस। बाकी स्टेट्स के सीएम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बसेस और ट्रेन चलाई उन्होंने अपने लेबरर्स को वापस लाने के लिए, बट नीतीश ने मना कर दिया था। और बाद में उनको पॉलिटिकल समझ आई कि आप इलेक्शन का सीजन है, आप ये मत करिए। बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो ये बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि माइग्रेंट्स को सबसे पहले जाना बाहर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बिहार में जॉब नहीं है। बिहार में अगर जॉब होती तो वो बाहर नहीं जाते ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभिनंदन, लास्ट दो क्वेश्चन, वी आर रनिंग शॉर्ट आउट ऑफ, आई मीन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। what are the 3 key issues that you think जो बिहार इलेक्शन में इस बार होंगे? अगर आपको 3 की इशू बताना है, क्या 3 की इश्यूज है? देखिए, सबसे पहला जो वोटर डिसाइड कर चुके हैं मोस्टली कि किसको वोट करना है, वो सबसे बड़ा एक तो नीतीश है। जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ, बताइए। जी, मैं ये प्रश्न पूछ रहा था कि कह रहे थे कि जैसे मेरा प्रश्न था कि अगर आपको 3 की इशू बताना है इस बार का बिहार इलेक्शन को लेके, तो क्या रहेगा वो? मेन इशू बिहार में इस बार नीतीश कुमार है। वोटर्स को डिसाइड ये कर रहे हैं वो लोग कि नीतीश को वापस लाना है या नहीं लाना है। जब वो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि नीतीश को लाना है, तो बाकी तो कुछ प्रश्न बचता ही नहीं है। और अगर आप डिसाइड करते हैं कि नीतीश को हटाना है, नहीं लाना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है कि आप आरजेडी के साथ जाएं। तो मेन यही इशू है। ओके ओके। इट्स बेसिकली एंटी और प्रो नीतीश इलेक्शन। ओके ओके। तो अब लास्ट प्रश्न बिफोर वी रैप दिस अप, who do you think what will be as the, जैसे कि बहुत सारे रिपोर्ट्स है कि इस बार हंग असेंबली हो सकता है बिहार में, तो आप इस बार हंग असेंबली होगी या जनता अपना मन बना लिए हैं कि तेजस्वी को जिताना है, या दोबारा फॉर द नेक्स्ट टाइम नीतीश कुमार को ही पावर में लाना है? क्या आपका क्या आकलन है? देखिए, मन जनता ने क्या बनाया वो तो 10 तारीख को पता चल पाएगा जी। बट मैं इस पे ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट फेज में एनडीए को थोड़ा नुकसान हुआ है, आरजेडी ग्रैंड अलायंस को फायदा हुआ है। बट 190 प्लस सीट सेकंड और थर्ड फेज में है। तो अभी थोड़ा कहना जल्दी होगा कि किस तरफ इलेक्शन जा रहा है, बैट फाइनली किस तरफ जाएगा। बट इनिशियल रिपोर्ट में इट्स एडवांटेज ग्रैंड अलायंस राइट नाउ। तो और हंग असेंबली की आपने बात की, मुझे नहीं लगता हंग असेंबली होगी, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर कि वो नीतीश का जो फैक्टर है वो इट्स अक्रॉस बिहार। तो अगर जनता वोट कर रही है नीतीश को हटाना है या जिताना है, तो वो लगता है सब एक ही साथ डिसाइड करेंगे और हटाएंगे जिताएंगे बस। ओके ओके, बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वी कम टू अ क्लोज ऑन दिस प्रोग्राम ऑन बिहार इलेक्शंस। हम आगे भी और ऐसी प्रोग्राम्स करते रहेंगे। अभिनंदन जी, हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा ऐसे प्रोग्राम में। एंड व्यूअर्स, प्लीज स्टे ट्यून्ड। We will be coming back with a lot more programs on the Bihar election. Of course, this is our first, and we promise you to get back more often with updates from Bihar elections. अभिनंदन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिहार चुनाव में बात करने के लिए। Thank you so much for watching.